Student, in a previous lecture we were discussing about the chapter India after independence. This is your chapter number 10. Today we shall discussing a new topic. A constitution is written. So let's start our today's topic. A constitution is written. First of all, we understand what is constitution. First of all, we understand uh, what is the meaning of this topic. और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान का मतलब होता है वो रिटेन लॉ। भाई जब तक जो है आप किसी चीज को रिटेन में नहीं रखते हैं तब तक जो है उस पर जो है रिजिड होता नहीं है, वो मोरल थॉट ही हो जाता है। भाई किसी से कहो कि ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, ये रहो, वो मोरल थॉट समझ के। लेकिन अगर रूल्स बना दिए जाए, रिटेन बना दिया जाए कि तुम ऐसे रहो, ऐसे नहीं रहोगे तो ये हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर लोग जो है उसको अच्छे से फॉलो भी करेंगे क्योंकि उनके अंदर एक फियर होगा कि मुझे ये काम करना ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक रिटन लॉ की एक बुक है। यही जो जो पूरे देश को गवर्न करती है। हमारे देश में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री समझेंगे, कि इतिहास समझेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे हमारे देश में। ठीक है, तो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 some 300 Indians had a series of meeting on the country of political feature। भाई दिसंबर 1946 से लेकर, आपका देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उससे पहले ही दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच 300 लोग बैठे और बैठकर उन्होंने इस बात पर चर्चा करना शुरू किया कि भारत का फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। यद्यपि ये जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, परंतु इसके पूरे जिसके जो मेंबर थे पूरे देश से थे। पूरे देश से। भाई भारत में बहुत सारी जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे विभिन्नताएं हैं। अलग अलग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाइए तो अलग भाषा हो जाती है, लोगों की पहनने रहने का ढंग भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पूरे देश से लोगों को लिया गया, तभी एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन भी सकता था। तो इसके मेंबर पूरे देश से थे। इन चर्चा इसमें जो है बैठे, उसके बाद चर्चा हुई। इन चर्चा जो हुई उसके फलस्वरूप जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और जिसे कब लागू किया गया? अभी कुछ दिन पहले उसका जो है हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वो सेलिब्रेट भी किया था 26 जनवरी को। लेकिन कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो केम इनटू इफेक्ट है, ये केम इनटू इफेक्ट है। इसके भी बारे में अगर आप पढ़ेंगे क्लास 9th में, तो ये जो है इफेक्ट में आया, ये प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950 को, यानी पूरे देश में लागू हुआ। ठीक है, इसमें भी एक चीज है, एडॉप्ट कब किया गया? तो एडॉप्ट किया गया नवंबर में, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, डेटा क्लियर कर लीजिएगा अगर मैं कंफ्यूज हूं तो। ऑन वन फीचर्स, हमारा ये फीचर, ये खासियत ये भी थी कि इसमें सबसे जो बड़ी बात जो दी गई इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आप कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? भाई वोट देने का राइट जो है भारत में जितने भी एडल्ट थे उनको जो है वोट देने का राइट दे दिया गया। लेकिन उस समय जो है 21 साल जो है एडल्ट माना जाता था। तो 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को जो है वोट देने का राइट दिया गया। एक रिवोल्यूशनरी था क्योंकि इससे पहले भारत को छोड़कर भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार, इससे पहले कभी भी भारतीयों को अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी जो है जो वोटिंग का राइट है वो टुकड़ों टुकड़ों में, यानी कभी कभी जो है केवल जो है प्रॉपर्टी वाले लोगों को दिया गया, तो कभी जो है इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में मिला उन लोगों को ये राइट। लेकिन भारत में एक ही बार में सबको राइट दे दिया गया, सबको बराबर कर दिया गया। ये एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यही बात यहां लिखी भी है। यूनाइटेड स्टेट्स राइट हैड बीन जनरेट इन स्टेज फर्स्ट ओनली मेन ऑफ प्रॉपर्टी
पहले जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। द मैन हु एजुकेटेड वेयर आल्सो एडेड ऑन, जो पढ़े लिखे थे उनको ऐड किया गया। वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट, मतलब धीरे धीरे जो है इन लोगों को वोट दिया गया। फाइनली जो है बाद में औरतों को भी अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वेयर ग्रांटेड द वोट, यानी सबसे लास्ट में जो है वीमेंस को मिला, लेकिन जो है धीरे धीरे वहाँ पर वोट देने का सबको अधिकार मिला। लेकिन इसके लिए इन लोगों ने बड़ा ही संघर्ष किया कि मुझे भी वोट देने का राइट हो। लेकिन भारत में आज़ाद होते ही ये सब मिल गया, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको मिल गया। ठीक है, सेकंड फीचर पे आते हैं। जितने भी यहाँ कास्ट थी, अ सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इन guaranteed equality before the law to all citizens regardless of their caste or religion affiliations। यहाँ पर क्या हो गया, उनके कास्ट रिलीजन को बिना देखते हुए भारत के सभी लोगों को भी यहाँ जो है क्या दे दिया गया, वोट देने का राइट दिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ किया गया, सबको कानून के समक्ष बराबर कर दिया गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है हिंदू आदर्श पर आधारित हो, भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात से समर्थन के लिए उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया कि पाकिस्तान में देखिए मुसलमानों का ही देश हो गया है और इसलिए वहाँ पर मुस्लिम नियम ही लागू किए गए हैं। परंतु भारतीय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, नहीं इसे बनना चाहिए। इससे जो है क्या है, एक ऐसा देश बनाएंगे जो धर्मनिरपेक्ष हो, जिसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार हो। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी बड़ी संख्या में थे, पारसी भी थे, जैन भी थे, सभी धर्मों के लोग थे। और इन सभी धर्मों को कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, सब में जो है कानून से संबंधित जितने भी नियम थे सबको बराबर दिए गए, जो हिंदुओं को दिए गए थे। तो इस तरह से भारत में जो है जो है क्या किया गया, एक ऐसा देश बनाया गया जिसमें देश में सारे लोगों को बराबर का अधिकार था। अब थर्ड फीचर्स पे चलते हैं। तीसरा क्या था, तो तीसरा जो फीचर्स था, थर्ड फीचर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, और थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इज ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियन। संविधान की तीसरी विशेषता ये थी कि समाज के निर्धन और जो ऐसे लोग थे जिनको बहुत नीचे रखा गया, उनको भी सम्मान दिया गया और छुआछूत को खत्म कर दिया गया। अब तक जो हिंदू मंदिर थे उसमें केवल जो है बड़ी जाति के लोगों के लिए जाने का वो था, लोग जाते थे, लेकिन अब जिनको जो अछूत माना जाता था उन्हें भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस हुई, उसमें जो है जो सीटें थीं उसको में से कुछ सीटें रिजर्व किया गया। कुछ लोगों को दलील था कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या एजुकेशन एबिलिटी नहीं है कि वो प्रशासनिक सेवा में जैसी जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य थे H.J. खांडेकर, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक लाइन कहा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है H.J. खांडेकर, इसको थोड़ा सा मैं टिक लगा देता हूँ, ये वाला, ये H.J. खांडेकर, इन्होंने आर्गू किया कि इट वाज द अपर कास्ट हु वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन बीइंग अनफिट टुडे एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज कॉलेजेस। खांडेकर सेड, क्या उन्होंने कहा कि भाई क्या है कि जो हरिजनों की स्थिति है उसके लिए ऊंची जातियां जिम्मेदारों ने पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, उन्हें इस तरह रखा ही नहीं जाता। हजारों सालों तक उन्हें दबा कर रखा गया, उन्हें अपनी सेवा में लगाए रखा गया, और उनके लिए उनका जो मेंटल एबिलिटीज है, उनकी शारीरिक एबिलिटी है, वो उसमें वो उन लोगों को इस तरह से मोटिवेट ही कर दिया गया कि वो नहीं कुछ कर पाए, और इसलिए जो है उनको जब अधिकार ही नहीं मिला तो कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये बातें हुई और उसके बाद जो है इन्हें भी बराबर का अधिकार मिला। अब आते हैं अलग आगे वाले पे। along with the former untouchable the आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेर आल्सो ग्रांटेड कास्टेज। तो अछूतों के साथ साथ आदिवासियों और अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों को ही अनुसूचित जनजाति कहते हैं, ये जरा दिमाग में एकदम रखिएगा कि आदिवासी को ही हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ जनजातियों को भी जो है नौकरी में आरक्षण दिया गया और भर्तियों में भी जो वंचित रखा गया था उसमें भी इनको जो है रखा गया कि अब ये सब इसमें सब में भर्ती हो सकते हैं, सब में जो है इनको नौकरी मिल सकती है। आदिवासी जो थे आधुनिक सदस्य सुविधाओं की शिक्षा से वंचित है
और उनकी ज़मीन और जंगलों पर जो है अंग्रेज़ों ने पहले ही कब्जा कर लिया था, तो वो शहर की तरफ भाग आए थे और इसलिए उनकी लाइफ में सुधार होना बहुत ज़रूरी था। तो आदिवासियों के भी लाइफ में सुधार किया गया। आते हैं अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंट मेनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इस बात पर भी बड़ा बहस चला कि पावर किसकी अधिक होगी, पावर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिक रखी जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट की। इस पर जो है बहुत दिनों तक बहस चला कि पावर किसको ज़्यादा दिया जाए। ठीक है, कि पावर पावर किसको दिया जाए ज़्यादा। तो इस पर बहस चली और कि प्लान किया गया कि भाई होल कंट्री पे, तो इस पे प्लान किया गया कि पूरे होल कंट्री पे जो शासन होगा वो कुछ सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का होगा। स्टेट गवर्नमेंट अपना फ्री रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फ्री रहेगा, लेकिन कुछ मुद्दों पर वो जो है एक दूसरे से आएगा। जैसे एक मद्रास का एक सदस्य था, उसका आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों को कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार जो है वो है प्रांतीय सरकारों पर ही देना चाहिए, कि मतलब वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वही इस बात पर डिस्कस करें कि लोगों पहले वो देखें कि लोगों की प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसीलिए जो है एक पूरे जो है वो बनाया गया, एक सेंट्रल सूची बनाई गई, एक इस तरह से सेंट्रल सूची बनाई गई और उसके बाद जो है सेंट्रल स्टेट के सब्जेक्ट बनाए गए, फिर जो है लोकल सब्जेक्ट बनाए गए और लोकल कह रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट बनाए गए और एक कॉन्करेंस लिस्ट बनी, मतलब सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंस लिस्ट, ये 3 लिस्ट बने। इस लिस्टों के आधार पर यह तय किया गया कि किस किस चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जा सकता है, किन चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में नहीं जा सकता है। इन सारी बातों पर जो है डिस्कशन हुई। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि किन किन लिस्ट में कौन कौन है। देखिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, पहले यहाँ पे जूम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन sought to be balance these competing claim by the providing 3 list of subject। ये 3 लिस्ट बने भाई साहब। ये कौन से बने? पहला है यूनियन लिस्ट विथ सब्जेक्ट सच एज टैक्सेस, डिफेंस है ये, एंड फॉरेन अफेयर्स। ये 3 चीज़ें दी गई। और भी हैं जो 10th में आप पढ़ेंगे। विच वुड बी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंट्रल। आपसे बस ये 3 पूछा जा सकता है कि सब यूनियन लिस्ट में क्या था, तो आप बताएंगे कि क्या था, टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट क्या था, सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट में, अब इस समय काफ़ी चेंज हो गया है। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया है। which will be taken off principally by the state, a concurrent list under which would have come subjects such as forest and। लेकिन एजुकेशन भी आई थिंक कि जो है कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। उसके बाद आते हैं विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, आज भी है ये फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसको हम जो है अगर आपके क्लास 8 की बुक से समझेंगे तो भाई ये तो सही है कि यूनियन लिस्ट में क्या था, टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। अलग अलग जो है हम उससे करेंगे कलर से, तो आपको समझ में आएगा। यूनियन लिस्ट में याद कर लीजिए अभी, टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। टैक्सेस में भी कुछ चेंजेस आए हैं अब के समय में। दूसरा आते हैं, ठीक है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट का कौन से है, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन अब जो है कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया है। तीसरा कॉन्करेंस लिस्ट में कौन से हैं, तो यहाँ पर है फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। तीनों आप याद कर लेंगे, 3 कलर से हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंस लिस्ट। ठीक है, another major debate in the constitution assembly कंसर्न लैंग्वेज। लैंग्वेज पे बात चली भाई, पूरे देश में तो लैंग्वेज बड़ा ही अलग है, अलग अलग है। अगर हम बात करें
तो हिंदी ही बोलने के टोन में बड़ा चेंजेज आ जाता है। ये यूपी बिहार में तो भोजपुरी बोलते हैं, इधर बलिया साइड या पूर्वांचल साइड में तो इधर जो है भोजपुरी के टंग में भी बड़ा चेंजेज आता है। बिहार में भोजपुरी चलती है, हिंदी मोस्टली समझा जाता है। तो मेनी मेंबर इस पर बिलीव करते थे कि डेट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड हैव इंडिया विद द ब्रिटिश रूल्स। मतलब अगर बहुत लोग ये इस बात पर वो करते थे कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेते हैं तो हमें अपनी गुलामी का ही एहसास होगा। तो दे आर्ग्यू शुड बी टेकन बाय हिंदी, वो आर्ग्यू करते थे कि नहीं, हिंदी पूरे देश में होनी चाहिए। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी वेयर आर डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश हिंदी नहीं आती थी, जैसे अपने देश में आप चले जाओगे ना, अगर इधर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, साउथ में चले जाओ, उधर हिंदी आती ही नहीं उन लोगों को। अब क्या करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब मान लो कि हिंदी को अगर नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता तो होता क्या, सारे पेपर्स हिंदी में ही आते, तो बंगाल के, पंजाब के, उड़ीसा के, केरल के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, इन यहाँ के लड़के कैसे जो है प्रशासनिक सेवा में आते हैं, किसी में आते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसी बात पर बात हुई। तो स्पीकिंग इन द असेंबली टीटी कृष्णमाचारी कन्विंस्ड अ वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल इन साउथ, सम ऑफ होम, इन्होंने यही कहा कि साउथ के लोग देखिए, सम ऑफ होम टेंड टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वाज इम्पोज्ड ऑन देम, अगर उन लोगों पर हिंदी कर दिया जाए तो वो लोग जो है इंडिया से अलग होना चाहेंगे क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज है। एक compromise was finally arrived at, namely that while हिंदी would be the official language, यहाँ देखिएगा राष्ट्रभाषा बहुत लोग कहते थे हिंदी को, लेकिन हिंदी क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। इंग्लिश वुड बी यूज्ड इन कोर्ट्स, द सर्विस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड अदर्स, और इंग्लिश को क्या किया जाएगा, कोर्ट में रहेगा, सर्विस में रहेगा, कम्युनिकेशन में, हर जगह इंग्लिश का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बीच का रास्ता निकाल लिया, ठीक है। मैनी इंडियन contributed the farming of the constitution, but perhaps the most important role was played by Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of drafting committee। भाई साहब यही पूछेगा कि बी आर अम्बेडकर कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बहुत लोगों ने रोल किया, लेकिन सबसे स्पेशल रोल किसका आता है, बी आर अम्बेडकर का। इसलिए जहाँ भी बी आर अम्बेडकर दिखते हैं उनके हाथ में जो है संविधान की किताब होती है और एक हाथ ऊपर उठा होता है, वो ये बताता है कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और सचमुच हो जाएगी, क्योंकि संविधान को पढ़ेंगे तो कोई भी जो है आपको सारे लॉज मालूम होंगे, तो कोई आपको जो है परेशान नहीं कर सकता। एंड अंडर हुच प्रोविजन द डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज, इनके ही अंडर में सारे डॉक्यूमेंट फाइनलाइज किए गए। इन हिज फाइनल स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर अंबेडकर पॉइंट आउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू ए कंप्टेंट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, give the right to vote would be the automatically lead the removal of other inequalities such as between rich the poor or between upper and lower caste, which new constitution he said India was going to enter a life of contradiction. In politicals will have equality, in a social and economic life we will have a inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man वन वोट एंड वन वैल्यू, इसको समझिएगा। वन वोट वन वैल्यू, भाई हमारे पास एक वोट है, सबकी वैल्यू भी बराबर ही, अगर कोई फिल्म एक्टर वोट करता है तो उसकी भी बराबर है, और एक जो है रिक्शे वाला भी वोट करता है वो उसको भी। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डेनी द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू। पूरा तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसकी मीनिंग आपको अभी तक नहीं समझ में आई, तो थोड़ा मीनिंग भी समझा देते हैं। बात क्या है, बी आर अम्बेडकर ने जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्लेड किया कि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। यहाँ तक तो आपको समझ गए। अंडर सुपरविजन, आप उनके ही सुपरविजन में जो है फाइनल किया गया डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ये भी सब सही है। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने जब फाइनल किया गया तो उसके बाद उन्होंने अपना जो है स्पीच दिया, उस स्पीच में कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इससे पॉलिटिकल लाइफ में इक्वलिटी तो आ जाएगी, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ में नहीं आएगी। सोशल मतलब हमारी सामाजिक व्यवस्था में। भाई आज भी मैं बात करूं तो आज भी हमारे गांव में कास्टिज्म बहुत हाई है। अगर लो कास्ट का है
तो लो कास्ट वाले का है तो वो जो है घर में लोग जो है एक अलग तरह का गिलास और कप रखते हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है। और हाई कास्ट का व्यक्ति भी अगर लो कास्ट के घर चला जाता है तो लो कास्ट वाले अपने नए बर्तन में निकाल के पिलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है अनइक्वलिटी फेस करता है। इसी को उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ तो पॉलिटिकल लाइफ में सब तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन सोशल लाइफ में इक्वल नहीं है। इकोनॉमिकल लाइफ में भाई पुअर और रिच का जो है भेद बना ही हुआ है। हर जगह हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी का भेद बना ही रहता है। इसको दूर करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि इसको दूर धीरे धीरे किया जाए। वैसे अब आई होप कि ये देश बदलेगा और देश में चीज़ें बदलेंगी और ये भी चीज़ सही होगी। तो वीडियो आई थिंक कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है लाइक ज़रूर करना बेटा। और तीसरी बात कि आप अपना नेम नीचे ज़रूर लिखना, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा। अपने स्कूल के जितने भी बच्चे होंगे वो लोग नेम लिखेंगे, क्योंकि उनका जो है उनके जो है मैं पूरी जो है उसका डिटेल रखा जाएगा किन किन बच्चों ने यहाँ नेम लिखा और किन किन बच्चों ने वीडियो को देखा। ठीक है, ये आपके मैं क्लास टीचर को दे दूंगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।